अभी अपना अगला पार्ट है ऑडिटर्स ड्यूटी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ना रेसिडुअल टाइप ऑफ टॉपिक है, थोड़ा सा रेसिडुअल टाइप ऑफ टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि अब ऑडिटर ने पूरा ऑडिट कर लिया, ऑडिटर ने ऊपर हमने जो प्रोसीजर बताए, डिपॉजिट टेकिंग जो नॉर्म्स थे हमारे, पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन जिसको कहते हैं, वो हमने देखा, प्रूडेंशियल नॉर्म्स हमने देख लिया, उसके अलावा जो छोटी मोटी चेकलिस्ट हमने वो देख लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब ऑडिटर के रिपोर्ट में क्या क्या आना चाहिए, अब आपने एनबीएफसी में एंटर किया था, मैंने बोला था कि आप इमेजिन करो कि हमको एनबीएफसी की बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं और हम लोग ऑडिट कर रहे हैं। अब जब हमने एनबीएफसी को ऑडिट कर लिया, सारे प्रोसीजर हमने लगा दिए, प्रूडेंशियल नॉर्म्स चेक कर लिया, डिपॉजिट नॉर्म्स चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि हमारे ऑडिटर रिपोर्ट जो है, जो ऑडिटर रिपोर्ट में बनाने वाला हूँ आफ्टर द ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, वो ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ पे बताया है। तो कंप्लायंस विद एनबीएफसी ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो अब ये ऑडिटर का ड्यूटी है कि उसको एनबीएफसी की ऑडिटर रिपोर्ट को कंप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी ये आरबीआई के डायरेक्शन है, ये सब आप काट दो, एक आरबीआई के डायरेक्शन से भी ये फालतू लिखा हुआ है, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ये भी आपको पूरा काटना है, ये सब उसके केवल रेफरेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको पूरा काटना है, आपको यहाँ से करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मास्टर डायरेक्शन है जो आरबीआई ने इशू किया था ऑडिटर्स के लिए कि आपके ऑडिट रिपोर्ट में क्या रहना चाहिए। उसका ये पैराग्राफ नंबर 3 है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमको आ सकता है। तो मास्टर डायरेक्शन का पैराग्राफ नंबर 3 है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसमें क्या बोलता है वो, मटेरियल टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट रहेगी उसमें क्या क्या मटेरियल इंक्लूड होना चाहिए। करेक्ट है ना? क्या बोलता है, द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स of a non-banking financial company shall include a statement on the following matters। उसमें नीचे दिए गए मैटर्स को लेके चीजें आनी चाहिए। ठीक है, पहला मैटर क्या बोलता है, इन द केस ऑफ ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन द केस ऑफ ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अभी ये जो पैराग्राफ 3 है उसका ये ए पार्ट है। अब ये ए पार्ट जो है ना, ये तो हर एनबीएफसी, चाहे वो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हो, चाहे वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के एनबीएफसी हो, ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट में ये 3 पॉइंट आने चाहिए फॉर ऑल देम। तो ये जो ए पॉइंट है दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल एनबीएफसीज। ठीक है, ये एप्लीकेबल है ऑल एनबीएफसीज को। पहला क्या बोलता है, कंडक्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट। अगर कोई एनबीएफसी बिना सर्टिफिकेट के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है तो ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में मेंशन करना है कि इसके बाद में सर्टिफिकेट नहीं है। सो कंडक्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय द आरबीआई इज एन ऑफेंस। ठीक है, इज एन ऑफेंस अंडर, ये सब अंडा सा आप काट दो। ठीक है, देयरफॉर इफ द कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड, ये एज डिफाइंड भी आप पूरा काट दीजिए। ठीक है, एंड मीटिंग द प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया। हमने लेक्चर 1 में देखा था कि प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया क्या है, कि उसकी 50% ज्यादा इनकम जो है वो इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह से आ रही है ना, हमने पढ़ा था। तो अगर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी कैरी कर रहे हैं और उनका प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है, अगर ये तीनों चीजें हैं और उनके पास में वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो कितना बड़ा घोर अपराध है ये। करेक्ट ना? तो एंड मीटिंग द प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया। ठीक है, एज लेट डाउन, एज लेट डाउन पूरा काट दीजिए आप। ठीक है, ये भी पूरा काट दीजिए। ऑडिटर शेल एग्जामिन वेदर द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द ऑडिटर। तो ऑडिटर को क्या एग्जामिन करना है कि कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया क्या। तो पहला पॉइंट कितना सिंपल है कि कंडक्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट, एक वैलिड सर्टिफिकेट के बिना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये एक ऑफेंस है। और देयरफॉर इफ द कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन and meeting the principal business criteria, then the auditor should examine whether the company has obtained a valid certificate of registration। तो पहले पॉइंट का हम नाम क्या देंगे, वैलिड COR। ठीक है, ये पहले पॉइंट का अपना नाम हो गया। सेकंड क्या है, इन केस ऑफ अ कंपनी होल्डिंग COR इशूड बाय द आरबीआई। अगर एक कंपनी है जिसके पास में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसमें वो क्या बोलता है, वेदर दैट कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू सच COR इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया एज ऑन 31 मार्च। अगर कोई कंपनी है जिसके पास में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो है, लेकिन अभी वाइज वर्सा सोचो, सर्टिफिकेट तो है लेकिन उसका प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया मीट ही नहीं हो रहा है, उसका जो इनकम है डिविडेंड इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट, इस तरीके का जो इनकम है वो 50% की इनकम से कम है, मतलब वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या ऐसी कोई दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने का हक ही नहीं है, राइट। अगर ऐसा है तो भी ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है, सिंपल है। तो ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि NBFC नॉट मीटिंग प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया। आप अच्छे से लिख लेना, मेरे पास जगह कम है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, वेदर द NBFC इज मीटिंग द रिक्वायर्ड नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट। जो हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट, हमने पढ़ा था कि 2 करोड़ का खुद का नेट ओन फंड रहना चाहिए, और अगर 21 अप्रैल 1999 के पहले है तो 25 लाख का क्राइटेरिया था। तो नेट ओन फंड क्राइटेरिया कंपनी हर बार मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। ये पॉइंट सिर्फ यही तक लोगे, बाकी इस पॉइंट को आप काट दोगे, ठीक है। ये नोट भी आप पूरा काट दोगे, ये भी पूरा काट दोगे, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो फाइनलाइजर 30 दिसंबर अगर आपको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। तो सिंपल है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं कि मास्टर डायरेक्शन जो निकला था ऑडिटर रिपोर्ट्स को लेके, उसमें पैराग्राफ नंबर 3 जो है उसका ए पॉइंट हमने पढ़ लिया, जो कि सारी एनबीएफसी को लागू है, ठीक है। तो ये तो एक जेनरिक पॉइंट हो गया, करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट लिखता हूँ, नेट ओन्ड फंड क्राइटेरिया, ठीक है। और अभी मेरे साथ में एक बार आप ये चार्ट बना लीजिए प्लीज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑडिट रिपोर्ट रिक्वायरमेंट्स एज पर मास्टर डायरेक्शन, करेक्ट है। इसमें सबसे फर्स्ट जो है, इसमें वो है पैराग्राफ नंबर ए, पैरा ए, ठीक है। इसमें हमने एक पॉइंट क्या पढ़ा, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि एग्जामिन whether the NBFC is having COR। सेकेंड पॉइंट हमने इसमें क्या पढ़ा, सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा कि एग्जामिन whether the NBFC meets प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया, प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया। और थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, नेट ओन्ड फंड क्राइटेरिया, ठीक है। ये आप अपने पास में लिख लो, ऐसे स्टिक नोट पे लगा दो, ठीक है। चलो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, ऐसे 3 पैराग्राफ ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें। पैरा नंबर बी, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, पैरा नंबर पी क्या बोलता है, इन द केस ऑफ एनबीएफसीज एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। अभी मैंने बोला था कि एनबीएफसी 2 तरह की होगी, एक एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, एक नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। तो हमने देख लिया कि ऑडिटर की रिपोर्ट में कॉमन क्राइटेरिया ऊपर के 3 है। अभी अगर आप पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली एनबीएफसी का ऑडिट कर रहे हो तो उसमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट पे भी आपको रिपोर्ट करना है। पहला क्या है, अपार्ट फ्रॉम द मैटर्स एन्यूमरेटेड ए अबव द ऑडिटर शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली। नीचे दिए गए मैटर्स पे भी उसको स्टेटमेंट इंक्लूड करना है अपने ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको काटना है, हम सेकेंड पॉइंट से करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये क्यों काटवा रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट
इससे रिलेटेड नहीं है, आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये जेनरिक पॉइंट इन्होंने फर्स्ट नंबर पे डाल दिया जो कि इस स्टेटमेंट को पूरा बिगाड़ रहा है। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट अपने लिए रेलेवेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, whether the public deposits held by the company in excess of the quantum of such deposits permissible to it under the provisions of NBFC acceptance of public deposits directions 2016, ठीक है। ये हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ रखा है कि NBFC को अपने क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से क्वांटम डिसाइड होता है कि कितने क्वांटम तक वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्या पब्लिक डिपॉजिट्स जो है, जो कंपनी ने हेल्ड बाय द कंपनी इन एक्सेस, क्या वो एक्सेस में है क्या, ठीक है। तो whether the public deposits held by the company, जो पब्लिक डिपॉजिट्स कंपनी ने रख रखे हैं, क्या वो एक्सेस में है क्या, ठीक है। सब्जेक्ट टू द परमिसिबल, सब्जेक्ट टू व्हाट इज परमिसिबल टू इट अंडर द प्रोविजंस ऑफ NBFC पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस, ठीक है। तो जो उसको परमिसिबल है उससे ज्यादा है क्या, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिपॉजिट्स इन एक्सेस, ठीक है, डिपॉजिट्स इन एक्सेस। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या है, whether the NBFC is accepting public deposit without the minimum investment grade credit rating from an approved credit rating agency। हमने ऊपर पढ़ा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनको देती है क्रेडिट रेटिंग क्या क्या है, तो उसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि भाई इतनी क्रेडिट रेटिंग तो आपकी होनी ही चाहिए अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या वो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग नहीं होने के बावजूद भी NBFC पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है क्या? अगर है तो अपने स्टेटमेंट में लिखो, ठीक है, और नहीं है तो भी लिखो कि ये बराबर है, इसका क्रेडिट रेटिंग भी बराबर है और डिपॉजिट भी इसने बराबर तरीके से लिया है। तो इन एनी केस ऑडिटर को अपने स्टेटमेंट तो डालना ही है। तो सिंपल सा पॉइंट है कि वेदर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स विदाउट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर तो विदाउट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग, ठीक है, और एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, तो ये आप मेरे साथ में अंडरलाइन कर लो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग, परफेक्ट है। इसके बाद में वेदर द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एज डिस्क्लोज्ड इन द रिटर्न सबमिटेड टू द बैंक इन टर्म्स ऑफ NBFC's सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, ये वाला पॉइंट आप काटोगे क्योंकि ये नॉन डिपॉजिट के को लेके भी ये पॉइंट आ गया है जो कि हम नीचे कवर करने वाले हैं। तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का पॉइंट आपको कवर नहीं करना है। तो अभी अगर आप डिपॉजिट टेकिंग NBFC का ऑडिट कर रहे हो तो अभी तक हमने उसमें दो स्टेटमेंट देखे जो आपको डालना है। पहला कि क्या आपने एक्सेस डिपॉजिट लिया है और दूसरा कि क्या आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड होने के बावजूद भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है। तो दो पॉइंट आपके डिपॉजिट को लेके है। फिर हम क्या देखेंगे, ये जो था ये फिफ्थ पॉइंट है, ये काटना है क्योंकि ये थर्ड पॉइंट का एक्सटेंशन है। इस पॉइंट का ये एक्सटेंशन है, हमको उसको करना नहीं क्योंकि हम इतना भी लिखेंगे तो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो हमने फोर्थ कटवाया है, वन कटवाया है और फिफ्थ कटवाया है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट क्या है, वेदर द कंपनी हैज वायोलेटेड एनी रेस्ट्रिक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स एज प्रोवाइडेड इन द NBFC's कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016। क्या कंपनी ने कोई भी रेस्ट्रिक्शन को वायोलेट किया है क्या? अब NBFC पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टेंस डायरेक्शन जो है, जो RBI ने इशू किया है, उसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। तो क्या कंपनी ने उसको वायोलेट किया है क्या? सिंपल सा पॉइंट है। तो यहाँ पे वायोलेटेड एनी रेस्ट्रिक्शन को आप अंडरलाइन कर लो और यहाँ पे भी उसको लिख दो वायोलेटेड एनी रेस्ट्रिक्शन, ये भी पॉइंट हो गया। फिर वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पेइंग टू इट्स डिपॉजिटर्स द इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट्स आफ्टर सच इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट बिकेम ड्यू। तो क्या कंपनी ने जब कंपनी ने किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो कंपनी को उसके बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा और जब उसका प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योर होगा तो कंपनी को उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस देना पड़ेगा। तो जब भी उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ड्यू हुआ तो क्या कंपनी ने वो बराबर पे किया या कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया पे करने में? इस पे भी स्टेटमेंट ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में डालना है। तो वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पेइंग टू इट्स डिपॉजिटर्स, ठीक है। तो डिफॉल्टेड in paying to its depositors, ठीक है। उसके बाद में whether the company has complied with the prudential norms on income recognition, accounting standards, asset classification, provisioning of doubtful debts। अपन ने इसके पहले भी यही तक इस पॉइंट को लिया था और हम यही तक इस पॉइंट को लेंगे, बाकी हम पूरा इसमें काट देंगे।
ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे। बहुत सिंपल सा पॉइंट हमने ऊपर भी देख रखा है कि क्या कंपनी ने प्रूडेंशियल नॉर्म्स को कंप्लाई किया है क्या, और प्रूडेंशियल नॉर्म्स किसके ऊपर, इनकम रिकग्निशन, एनपीए क्लासिफिकेशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्लायंस विथ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। उसके बाद में वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विथ लिक्विड एसेट्स रिक्वायरमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 45 IB ऑफ द आरबीआई रिक्वायरमेंट। अभी ये सबको काटना है, आपको सिर्फ इतना ही इसको लिखना है, बाकी ये पूरा आप काट दीजिए। तो आपको सिंपल सा पॉइंट क्या लिखना है कि क्या कंपनी ने लिक्विड एसेट्स रिक्वायरमेंट का जो क्राइटेरिया है उसको कंप्लाई किया है या नहीं किया। हमने इसके लिए ऊपर ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एनबीएफसी को लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है और वो एसेट्स जो है वो डेजिग्नेटेड शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास में सेफ गार्डिंग के लिए रखना है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा पॉइंट लिखना है कि क्या कंपनी ने लिक्विड एसेट्स रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया है या नहीं किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिक्विड एसेट्स रिक्वायरमेंट। उसके बाद में वेदर द कंपनी हैज फर्निश्ड टू आरबीआई विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड द रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स एज स्पेसिफाइड। ठीक है, तो क्या आपको सिर्फ यही तक इस पॉइंट को लेना है, यहां से काट देना है। क्या बोल रहा है कि क्या कंपनी ने आरबीआई के पास में रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स, आरबीआई एक सेपरेट एक स्पेशल रिटर्न मंगाता है अपना हर एनबीएफसी से कि तुमने कितना डिपॉजिट लिया, किन किन से लिया, तो आरबीआई ये डिपॉजिट के लिए सेपरेट एक रिटर्न मंगाता है एनबीएफसी से। तो क्या कंपनी ने आरबीआई को वो रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स फर्निश किया है या नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को लिखता हूँ रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स, रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स। उसके बाद में whether the company has furnished to RBI within the stipulated period of time the quarterly return on prudential norms। prudential norms के compliance के ऊपर एक quarterly return जो है RBI मंगाता है NBFC से, तो क्या वो उन्होंने फर्निश किया है या नहीं किया है। ठीक है, ये एज स्पेसिफाइड तक आपको लेना है, आगे का पूरा काट देना है। ठीक है, तो कंपनी को क्वार्टरली रिटर्न ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स देना है, तो मैं इसका नाम देता हूँ क्वार्टरली रिटर्न ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स, quarterly returns on prudential norms। सिंपल है ना, ये पॉइंट भी ठीक है और ये वाला पॉइंट आपको काटना है। ठीक है, तो अभी जो बी वाला पॉइंट था कि एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है उनके लिए स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स ऑडिटर को क्या क्या देना है। ठीक है, अपन देखते हैं। पहला क्या देना है कि क्या एनबीएफसी ने एक्सेस डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है क्या। इसमें पॉइंट क्या था, वेदर द पब्लिक डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कंपनी आर इन एक्सेस टू द क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स परमिसिबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्या वो एक्सेस में है क्या। सेकेंड क्या है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो कंपनी का है वो नहीं होने के बावजूद कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है क्या। दोनों पॉइंट डिपॉजिट से लेके ही थे, तो वेदर द एनबीएफसी इज एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स विदाउट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी ठीक है। तो दो पॉइंट हमने क्या पढ़ा डिपॉजिट को लेके। पहला, वेदर द कंपनी इज एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स इन एक्सेस टू द क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी एज पर द एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस। तो क्या आपने इन एक्सेस ऑफ द क्वांटम प्रिस्क्राइब्ड, जितना प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट्स है उससे एक्सेस में आपने डिपॉजिट लिया है क्या। और सेकंड पॉइंट डिपॉजिट से रिलेटेड क्या था कि whether the company is accepting public deposit without having minimum investment grade credit rating। ठीक है, वो नहीं होने के बावजूद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या। दो पॉइंट डिपॉजिट से लेके थे। थर्ड पॉइंट क्या था कि क्या कंपनी ने कोई भी रेस्ट्रिक्शंस को वायोलेट किया है क्या। सिंपल, वायोलेशन ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट के एक्सेप्टेंस के ऊपर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे, क्या उनमें से कोई भी रेस्ट्रिक्शन को कंपनी ने वायोलेट किया है क्या। उसके बाद में हमने देखा डिफॉल्टेड इन पेइंग टू डिपॉजिटर, क्या कंपनी ने कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट या प्रिंसिपल का पेमेंट जब भी वो ड्यू हुआ है तो कंपनी ने उसको डिफॉल्ट किया है क्या पेमेंट में। ठीक है, तो दो पॉइंट नेगेटिव पॉइंट, दोनों नेगेटिव पॉइंट क्या थे, एक रेस्ट्रिक्शन ऑफ वायोलेशन, वायोलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, और उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या था, डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल। ठीक है, टू द डिपॉजिटर्स। उसके बाद में आप दो पॉइंट कंप्लायंस को लेके आते हैं कि क्या कंपनी ने प्रूडेंशियल नॉर्म्स का कंप्लायंस किया है।
ठीक है। और दूसरा पॉइंट कंप्लायंस का क्या था कि क्या कंपनी ने लिक्विड एसेट्स रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया गया, ठीक है। तो पहले 2 पॉइंट अपन ने डिपॉजिट से लेके पढ़े, दूसरे 2 पॉइंट अपन ने नेगेटिव पढ़े कि वायोलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन और डिफॉल्ट इन पेमेंट, ठीक है। और फिर 2 पॉइंट हमने पढ़े कंप्लायंस को लेके, एक प्रूडेंशियल नॉर्म का कंप्लायंट और एक लिक्विड एसेट्स रिक्वायरमेंट का कंप्लायंट, ठीक है। अब 2 पॉइंट अपन पढ़ेंगे रिटर्न के ऊपर, एक रिटर्न ऑन डिपॉजिट एज रिक्वायर्ड बाय आरबीआई, ठीक है, और दूसरा क्वार्टरली रिटर्न ऑन कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म, क्वार्टरली रिटर्न ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ठीक है। सिंपल है। तो इसको अपन किस तरीके से रन करेंगे, अगर ये एग्जाम में आया कि एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट वाली एनबीएफसी जो है उसको लेके ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या स्टेटमेंट डालना है, तो आपको 8 पॉइंट डालना है। 2 डिपॉजिट से रिलेटेड है, 2 नेगेटिव पॉइंट्स है, 2 कंप्लायंस वाले पॉइंट्स है और 2 रिटर्न वाले पॉइंट्स है, ठीक है। चलो यहाँ पे अपन बी लिख देते हैं, यहाँ पे अपने को 8 पॉइंट लिखना है। तो 2 डिपॉजिट वाले पॉइंट कौन से थे, एक डिपॉजिट वाला, इसको मैं अलग अलग पेन से लिखता हूँ, एक डिपॉजिट वाला पॉइंट कौन सा था, एक्सेप्टेंस इन एक्सेस ऑफ क्वांटम प्रिस्क्राइब्ड, और दूसरा एक्सेप्टेंस विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग। ये 2 डिपॉजिट से रिलेटेड पॉइंट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में वायोलेशन से रिलेटेड पॉइंट, एक तो वायोलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन और दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या था, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। अब 2 कंप्लायंस से रिलेटेड पॉइंट थे, कंप्लायंस से रिलेटेड क्या पॉइंट थे, कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स, और उसके बाद में क्या पॉइंट था, कंप्लायंस विद लिक्विड एसेट रिक्वायरमेंट। उसके बाद में लास्ट 2 पॉइंट रिटर्न को लेके थे, एक रिटर्न था अपना डिपॉजिट को लेके, रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स, और एक था रिटर्न ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स, रिटर्न ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स। चलो मैंने आपको लर्न करा दिया बढ़िया अच्छे स्टाइल में इसको। अभी हम पढ़ते हैं थर्ड सी वाला पॉइंट। अभी ये एनबीएफसी है जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, वेदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पास्ड, अभी हमने ऊपर एक पढ़ा था पॉइंट, कॉमन पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ा था इसमें चेकलिस्ट वाले पॉइंट में, कि अगर कोई नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है तो उनको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है कि हमने कोई डिपॉजिट नहीं लिया और ना ही हम आगे कोई डिपॉजिट लेने वाले हैं। तो वेदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पास्ड ए रेजोल्यूशन, ठीक है, फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, वेदर द कंपनी हैज एक्सेप्टेड एनी पब्लिक डिपॉजिट। तो 2 पॉइंट बहुत सिंपल है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया, और सेकंड पॉइंट ने क्या कंपनी ने एक्चुअली एक्सेप्ट किया या नहीं किया। ये दोनों पे ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में स्टेटमेंट डालेगा। सी पॉइंट क्या है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, सेम पॉइंट है, डाउटफुल डेट्स तक अपने को लेना है, सेम पॉइंट हमने जो ऊपर पढ़ा था, ठीक है। और ये 4th पॉइंट अपने को लेना नहीं है, ठीक है। और ये पॉइंट अपन क्या, 5th पॉइंट क्या है, वेदर द एनबीएफसी कंपनी हैज बीन करेक्टली क्लासिफाइड, क्या एनबीएफसी कंपनी को करेक्टली क्लासिफाई किया गया क्या, ये आप काट दीजिए, सिर्फ इतना ही लेना है, सिंपल है। तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाला था जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक पॉइंट था कि कंपनी ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है क्या, उसके बाद में क्या था कि कंपनी ने एक्चुअली एक्सेप्ट किया है कि डिपॉजिट्स, और उसके बाद में कंपनी को प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई किया गया है या नहीं किया गया। तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी के 4 पॉइंट थे, ये 4 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर से रिकैप करते हैं, ए जो था वो हर एनबीएफसी को लागू है, जो ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में स्टेटमेंट लगाना है हर एनबीएफसी को लेके। उसमें 3 चीजें थी। पहली चीज क्या थी कि क्या कंपनी के पास में वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, क्या कंपनी विदाउट प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, विदाउट हैविंग प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, क्या उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो पहला पॉइंट क्या था ए वाले पैराग्राफ में कि कंपनी अगर एनबीएफसी एक्टिविटी फॉलो कर रही है, एनबीएफसी है, तो उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था कि कंपनी के बाद में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो है,
लेकिन कंपनी जो है प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी वाला जो रिक्वायरमेंट है वो कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही, तो इन दैट केस उसको उसके बाद में सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। करेक्ट है। तो ये 3 पॉइंट हमने पढ़े थे, ठीक है, कि कंपनी के पास में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है क्या, कंपनी के पास में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो है, बट क्या वो प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया वाला जो पॉइंट है वो मीट कर रही है क्या, ठीक है, नहीं तो सर्टिफिकेट उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है नेट ओन फंड क्राइटेरिया। ये 3 पॉइंट थे अपने पैराग्राफ नंबर ए में जो हर एनबीएफसी को लागू होते हैं, ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में इस पे स्टेटमेंट इंक्लूड करना है। बी में हमने पढ़ा कि जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है उसको लेके ऑडिटर को 8 पॉइंट अपने स्टेटमेंट में इंक्लूड करना है, जिन 8 पॉइंट में से 2 पॉइंट डिपॉजिट को लेके थे, 2 पॉइंट वायलेशन और डिफॉल्ट को लेके थे, 2 पॉइंट कंप्लायंस को लेके थे और 2 पॉइंट रिटर्न को लेके थे, ऐसे 8 पॉइंट थे। और सी हमने पढ़ा एनबीएफसीज जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग है उनके केस में 4 पॉइंट थे। एक था कि क्या वो बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया कि फॉर नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, सेकंड पॉइंट था कि क्या एनबीएफसी ने एक्चुअली पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, और थर्ड पॉइंट था प्रूडेंशियल नॉर्म्स, और फोर्थ पॉइंट था कि क्या एनबीएफसी को प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई किया या नहीं किया। सिंपल है। तो ये चारों अपने हो गए, ये डी वाला पॉइंट आपको काटना है, कुछ भी नहीं है, खत्म। ठीक है, तो ये अभी अपन ने पढ़ लिया कि ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ नंबर 3 ऑफ मास्टर डायरेक्शन। अब इस मास्टर डायरेक्शन का पैराग्राफ नंबर 4 क्या है वो अपन देखेंगे लेक्चर के बाद में। प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, अभी फोर्थ क्या है, रीजंस टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है, अगर ऑडिटर अपने रिपोर्ट में इनमें से कोई भी ऊपर दिए क्राइटेरिया को लेके एक बैड ओपिनियन देता है, क्वालिफाइड ओपिनियन देता है कि भाई ये कंपनी ने सही नहीं किया, ये कंपनी ने ये पॉइंट को कंप्लाई नहीं किया, ये कंपनी ने डिफॉल्ट किया रीपेमेंट में, अगर ऐसा कुछ भी करता है तो ऑडिटर को क्या करना है, वेयर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ द आइटम्स, ठीक है, रेफर टू इन पैराग्राफ 3 अबव is unfavorable or qualified, the auditor's report shall also state the reasons for such unfavorable or qualified statement। तो ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में रीजन देना है कि क्यों वो एक अनफेवरेबल या क्वालिफाइड स्टेटमेंट दे रहा है। सिंपल। चलो, उसके बाद में ये ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट टू द आरबीआई जो है ना, ये पॉइंट आपको पूरा काटना है। ठीक है, ये पॉइंट इट इज नथिंग बट जो ऊपर हमने पढ़ा है उसका ही एक्सटेंशन है। बार बार सेम चीज पढ़ के कोई सेंस नहीं है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिपॉजिट टेकिंग के केस में ऑडिटर को अपने स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये हम लोग एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग ये लिखेंगे कि स्टेट द स्टेटमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन auditor's report as per part A of para 3, as per part A of para 3 of master direction। पार्ट ए मतलब सबके सारी एनबीएफसीज के लागू है। सेकेंड क्या है, स्टेट द स्टेटमेंट्स, ये ऊपर वाला पूरा एज इट इज लिख दो प्लीज, मैं इसको ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, एज पर पार्ट बी ऑफ पैरा 3 ऑफ मास्टर डायरेक्शन इन केस ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी। उसके बाद में 10th क्या है, एज पर पार्ट सी। ठीक है, तो वो सेम क्वेश्चन रहेगा, आप प्लीज लिख देना एज पर पार्ट सी ऑफ पैरा 3 ऑफ मास्टर डायरेक्शन इन केस ऑफ नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी। तो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दिया है ना। चलो, नाउ विल सी कंप्लायंस। कारो के अंदर इसको लेके कंप्लायंस है। ठीक है, तो कारो के अंदर रेलेवेंट पॉइंट क्या है वो उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो एज पर कारो 2020 द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दैट
whether during the year the company has made investments in, या फिर provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, LLPs or any other parties। तो वो क्या पूछ, पहला पॉइंट क्या है कि क्या कंपनी ने इस साल में कोई भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या लोन दिए हैं या सिक्योरिटी दी है या गारंटी दी है, ठीक है, किसको दी है, कंपनीज को, फर्म्स को, एलएलपी को और या कोई भी पार्टी को। और अगर ऐसा किया है तो इन दैट केस क्या क्या करना है, वेदर द इन्वेस्टमेंट्स मेड या फिर गारंटीज प्रोवाइडेड या फिर सिक्योरिटीज गिवन एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ग्रांट ऑफ ऑल लोन्स इन द नेचर ऑफ लोन्स प्रोवाइडेड आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। तो जो भी इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी ने किया है या फिर लोन दिया है या फिर सिक्योरिटी दिया है या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन है लोन के, वो सब कंपनी के इंटरेस्ट को प्रीजुडिशियल तो नहीं है। प्रीजुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट मतलब कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ। मान लीजिए मार्केट में 10% का इंटरेस्ट रेट चालू है और एनबीएफसी ने 5% में दिया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है अपने कारों के स्टेटमेंट में। तो पहला बहुत सिंपल है, जो इन्वेस्टमेंट किया है या लोन दिया है, जो भी करा है, क्या वो प्रीजुडिशियल है क्या, ठीक है। सेकेंड क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस in the nature of loans, whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated। अगर एनबीएफसी ने लोन्स और एडवांसेस दिया है, तो जब आपने लोन्स एडवांसेस दिया तो क्या आपने ये बताया बोरोवर को ये बताया कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट कब करना है। तो ये जितने भी शेड्यूल है, रीपेमेंट का शेड्यूल है, क्या वो स्टिपुलेट किया गया है लोन देते समय, क्या वो एग्रीमेंट में था कि कब कब उसको प्रिंसिपल वापस देना है, कब कब उसको इंटरेस्ट वापस देना है, एंड वेदर द रीपेमेंट्स आर रेगुलर, और क्या वो रीपेमेंट सही तरीके से हो रहे या नहीं हो रहे। डी पॉइंट क्या है, इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू स्टेट द टोटल अमाउंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। अगर कोई अमाउंट ओवरड्यू है, मान लो कोई बोरोवर ने हमको पेमेंट नहीं किया, तो ऑडिटर को बताना है कि 90 दिन से ज़्यादा कितना अमाउंट है जो ओवरड्यू हो गया, ठीक है, और क्या कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, फॉर द रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट, क्या कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं क्या उसकी रिकवरी के लिए। और लास्ट पॉइंट क्या है, वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स आइदर रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स। क्या कंपनी ने कोई भी ऐसा लोन दिया है जो कि रीपेबल ऑन डिमांड है या फिर उसमें कोई भी टर्म स्पेसिफाइड नहीं थी, सिर्फ पैसा दे दिया उठा के, ठीक है। अगर ऐसा किया है, ठीक है, इफ सो स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट परसेंटेज देयर ऑफ टू द टोटल लोन्स ग्रांटेड, एग्रीगेट अमाउंट्स ऑफ लोन ग्रांटेड टू प्रमोटर, रिलेटेड पार्टीज एटसेट्रा। प्रमोटर्स को कितना लोन दिया है, रिलेटेड पार्टी को कितना लोन दिया है एटसेट्रा। तो ये पहला पॉइंट क्या था, ये पहला पॉइंट था कि अगर कंपनी ने इस साल में कोई भी इन्वेस्टमेंट्स किए, लोन्स दिए, गारंटी दी, सिक्योरिटी दी, किसको दी, कोई भी कंपनी को, एलएलपी को या किसी भी पार्टी को, अगर ऐसा किया है तो उसमें क्या क्या पूछ रहा है वो। पहली चीज क्या पूछ रहा है कि जो टर्म्स थे क्या वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी थे, ठीक है। सेकेंड, अगर कंपनी ने लोन दिया है तो क्या वो रीपेमेंट शेड्यूल स्टिपुलेटेड है और क्या हमको रिकवरी बराबर तरीके से हुई है क्या। सो वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज स्टिपुलेटेड एंड वेदर द रीपेमेंट्स आर रेगुलर और नॉट। उसके बाद में इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू, सो 90 डेज से ऊपर कितना ओवरड्यू है, एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द कंपनी टू द रिकवरी। और लास्ट पॉइंट क्या है कि इफ कंपनी हैज इशूड रीपेबल ऑन डिमांड लोन्स, ठीक है, या फिर विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स, इन दैट केस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस काइंड ऑफ लोन एज अ परसेंटेज टू द टोटल लोन ग्रांटेड। टोटल लोन्स में से इस तरीके के लोन कितने हैं जिनमें रीपेमेंट वॉज ऑन डिमांड या फिर कोई स्पेसिफाइड शेड्यूल ही नहीं है, तो ऐसे कितने परसेंटेज के लोन्स थे, ठीक है। टोटल लोन अगर 100 करोड़ है और इस तरीके के लोन अगर 60 करोड़ दे रखे हैं तो 60% ऑफ द टोटल लोन्स ऐसे थे जो कि रीपेबल ऑन डिमांड है। इस तरीके का रिपोर्टिंग आपको ऑडिट रिपोर्ट में कारों में करना है। अगर कंपनी ने प्रमोटर को कितना लोन दिया, रिलेटेड पार्टी को कितना लोन दिया, वो भी आपके इसमें आना चाहिए, ठीक है। तो कारों के 4 सिंपल रिक्वायरमेंट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। कंपनी ऑडिट पढ़ेंगे तो उसमें भी एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेंगे। सेकेंड क्या है, वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45A1 IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इफ सो वेदर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। ये हमने ऊपर बहुत बार देख लिया कि क्या कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना एज एन एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड था, और अगर था तो कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एंड इफ सो वेदर रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड, मेरे साथ में अंडरलाइन कर लेना। वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड एनी एनबीएफसी or any non-banking financial activities without a valid certificate of registration। क्या कंपनी ने बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के
ऐसा कोई भी कंडक्ट एनबीएफसी के तौर पे किया है क्या, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी सिंपल था, एज कंडक्ट एनी एनबीएफसी विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में वेदर द कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन रेगुलेशन, क्या कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जनरली लोन नहीं देती, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है शेयर्स में, सिक्योरिटीज में एक्सेट्रा, ठीक है। तो बस इतना ही आपको लिखना है। और लास्ट है वेदर द ग्रुप हैज मोर देन वन, ये वाला पॉइंट आपको काटना है, ठीक है, चलेगा। तो हमने कारों के दोनों पॉइंट देख लिए। पहला पॉइंट था अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट लोन वगैरह दे रखे तो उसके इसमें 4 पॉइंट थे। एक तो क्या वो प्रीजुडिशियल है, क्या आपने रीपेमेंट शेड्यूल प्रिस्क्राइब किया है और क्या आपको रीपेमेंट बराबर हो रहे हैं क्या। अगर आपका ओवरड्यू है तो 90 डेज से ज़्यादा जितना ओवरड्यू है वो आपको ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, और क्या कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स लिए है नहीं लिए। उस लास्ट पॉइंट है कि क्या कंपनी ने प्रमोटर को या रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है क्या, ठीक है। चलो अभी आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी ये पॉइंट अपने लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट आपको काटना है। अब ये नॉर्मली ऐसे के क्वेश्चन अब इस पे आते नहीं है क्योंकि ये अब पुरानी बात हो गई, पर मैं आपको ये वाला पार्ट पढ़ा देता हूँ, ठीक है। क्या बोलता है, अकाउंटिंग पीरियड्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 लिस्टेड एंड अनलिस्टेड एनबीएफसीज हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, ठीक है, एंड होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज ऑफ सच एनबीएफसीज। जो भी एनबीएफसीज है जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसको अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाने हैं, ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाने हैं। तो अगर कोई एनबीएफसीज है जिसका 500 करोड़ से ज़्यादा का नेटवर्थ है तो उनको इंड एस फॉलो करना है, ठीक है। और 1 अप्रैल 2019 से जितनी भी लिस्टेड एनबीएफसीज है या फिर अनलिस्टेड एनबीएफसीज है जिनका 250 करोड़ से ज़्यादा का नेटवर्थ है बट 500 करोड़ से कम का नेटवर्थ है, उनको 1 अप्रैल 2019 से इंड एस फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अभी आने वाला नहीं है आपको। अब ये फॉर्मेट आपको टोटली इग्नोर करना है, ये आपको एग्जामिनेबल नहीं है, ना कोई एग्जाम में पूछेगा, ये आपको पूरा काटना है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना, एग्जाम में आने वाला नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ फॉर्मेट आपको ऐसे ही दिया हुआ है, ये पूरा काट दो, ठीक है। नाउ वी आर एट डिफरेंसेस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3, ठीक है। डिफरेंसेस क्या है, डिवीजन 2 मतलब क्या, इंड एस अदर देन एनबीएफसीज, एंड डिवीजन 3 मतलब क्या, इंड एस एनबीएफसीज ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है। अब डिफरेंसेस क्या है, द प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट अंडर डिवीजन 3 ऑफ एनबीएफसीज आर सिमिलर टू डिवीजन 2 नॉन एनबीएफसीज टू लार्ज एक्सटेंट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है वो कि जो प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है जो डिवीजन 3 ऑफ एनबीएफसीज है, मतलब इंड एस वाली एनबीएफसी जिनको इंड एस फॉलो करना है, ठीक है, आर सिमिलर टू डिवीजन 2 नॉन एनबीएफसी। मतलब डिवीजन 2 मतलब क्या, ऐसी कंपनीज जो कि एनबीएफसीज तो नहीं है लेकिन उनको इंड एस लागू है। और डिवीजन 3 मतलब क्या, ऐसी कंपनीज जो एनबीएफसीज है और उनको इंड एस लागू है। इनमें क्या डिफरेंसेस अपने को वो देखना है। आप समझे क्या बच्चों, अपने को क्या देखना है, ये भी एक यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। एक यहाँ पे आता है स्टेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कारो 2020, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन इसमें यहाँ पे क्या आता है कि स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 क्या डिफरेंसेस है। तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, ये मेरा रफ नोट है, मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि डिवीजन 2 मतलब क्या है, डिवीजन 2 मतलब इंड एस लागू है बट नॉन एनबीएफसी कंपनी है। और डिवीजन 3 मतलब क्या है, इंड एस लागू है और एनबीएफसी है, ठीक है। इनका आपको डिफरेंस देखना है। पहला क्या है, एनबीएफसीज हैव बीन अलाउड टू प्रेजेंट द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी विच इज नॉट अलाउड टू द कंपनीज रिक्वायर्ड टू फॉलो डिवीजन 2। एनबीएफसीज को ये अलाउ करा है कि आप अपनी जो बैलेंस शीट है वो इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो कि आप अपनी लिक्विडिटी के हिसाब से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। मतलब जो सबसे ज़्यादा लिक्विड सिक्योरिटी है,
सबसे ज़्यादा जो लिक्विड आइटम है उसको सबसे ऊपर दिखा सकते हो, और फिर नीचे 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 जितना आपके आइटम आते जाएंगे वो सब कम लिक्विड होते जाएंगे। तो सबसे लिक्विड सिक्योरिटी जो है वो सबसे टॉप पे दिखेगी और फिर उसके नीचे। लेकिन जो कंपनीज एनबीएफसीज नहीं है जिनको डिवीजन 2 फॉलो करना है, उनका एक प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल है कि पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा, फिर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आएंगे और इस तरीके से। ठीक है, तो पहला डिफरेंस बहुत सिंपल है कि एनबीएफसीज हैव बीन अलाउड टू प्रेजेंट द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी। उनके लिक्विडिटी के हिसाब से वो प्रेजेंट कर सकते। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लिक्विडिटी। सेकेंड क्या है, एन एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज बाय वे ऑफ अ नोट एनी आइटम ऑफ अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1% ऑफ टोटल इनकम। एनबीएफसी को क्या बोला हुआ है कि अगर आपका कोई भी अदर इनकम का आइटम है या अदर एक्सपेंडिचर का आइटम है, अगर वो टोटल इनकम के 1% से ज़्यादा है, मान लीजिए किसी एनबीएफसी की टोटल इनकम इससे 100 करोड़ और 100 करोड़ का 1% कितना होता है, 1 करोड़। तो अगर अदर इनकम में या अदर एक्सपेंडिचर में ऐसा कोई भी लाइन आइटम है जो 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो आपको सेपरेटली दिखाना है बाय वे ऑफ नोट, ताकि रीडर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनको क्लियरली समझ में आए कि अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर में बड़े बड़े आइटम्स कौन से हैं। डिवीजन 2 ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ₹10 लाख विच एवर इज हायर। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट ये एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। इसमें क्या बोला हुआ है, देखो प्रेजेंटेशन कैसा होता है। पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और फिर आता है अदर इनकम। ठीक है, और इनका टोटल होता है टोटल इनकम, करेक्ट है, विच इज 1+2। ये प्रेजेंटेशन होता है, राइट। तो से फॉर एग्जांपल ये 100 करोड़ था और ये 50 करोड़ था, तो टोटल इनकम कितना हुआ, 150 करोड़ हुआ, करेक्ट है। तो अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट आपको बताता हूँ मैं। जो डिवीजन 3 है ना, मतलब एनबीएफसी वाला, उसमें स्ट्रेट अवे क्या बोला हुआ है कि 1% ऑफ टोटल इनकम। अगर कोई भी आइटम अदर इनकम में या अदर एक्सपेंसेस में ऐसा है जो कि टोटल इनकम का 1% से एक्सीड करता है, तो उसको वो अलग से दिखाना है। ठीक है, उसको बाय वे ऑफ नोट सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। ठीक है, और डिवीजन 2 में क्या बोला हुआ है, डिवीजन 2 में क्या बोला हुआ है कि 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, RFO, मतलब ये यहाँ पे 1% होगा 150 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे 1% होगा 100 करोड़ का। ठीक है, और यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर का कोई भी आइटम हो, अगर वो 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ज्यादा है या फिर और 10 लाख, ठीक है, विच एवर इज हायर, अगर इससे ज्यादा है कोई भी आइटम तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट अपने डिफरेंसेस के क्लियर हुए। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि एनबीएफसीज हैव बीन अलाउड टू प्रेजेंट आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के ऑर्डर में उनको प्रेजेंट करना अलाउड है, लेकिन डिवीजन 2 की जो कंपनीज है उनको अलाउड नहीं है इस तरीके से। और सेकेंड पॉइंट क्या था कि एनबीएफसीज को अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस के जो आइटम्स है जो 1% ऑफ टोटल इनकम से एक्सीड करते हैं वो सेपरेटली दिखाना है बाय वे ऑफ नोट। लेकिन इन केस ऑफ डिवीजन 2 कंपनीज आपको 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 10 लाख विच एवर इज हायर, अगर उससे आपका कोई भी आइटम इनकम और एक्सपेंडिचर का एक्सीड करता है तो आपको वो सेपरेटली दिखाना है बाय वे ऑफ नोट्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। सी क्या है, एनबीएफसीज आर रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज under receivables the debts due from any LLP in which its director is a partner or a member। NBFCs को क्या बोला हुआ है कि रिसीवेबल्स के, रिसीवेबल्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स है वैसा कुछ चीज। ठीक है, अगर आपका कोई भी LLP से पैसा बाकी है ना, NBFCs को कोई भी LLP से पैसा लेना बाकी है और वो ऐसी LLP है जहाँ पे NBFC का कोई भी डायरेक्टर जो है वो वहाँ पे पार्टनर है या मेंबर है, अगर ऐसी कोई LLP है तो एनबीएफसी को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है रिसीवेबल्स के अंदर कि कितना अमाउंट उसका लेना बाकी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या पॉइंट है कि से एनबीएफसी है, ठीक है, इसमें 3 डायरेक्टर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, और एक एलएलपी है, ठीक है, जिसमें मिस्टर ए जो है वो यहाँ पे पार्टनर है। ठीक है, और इस एनबीएफसी को
इस एनबीएफसी को 100 करोड़ रुपीस इससे रिसीवेबल है। ठीक है, तो अब ये 100 करोड़ ना सेपरेटली डिस्क्लोज होंगे, क्योंकि इसमें एनबीएफसी का एक डायरेक्टर जो है वो इस एलएलपी में पार्टनर है या फिर मेंबर है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, इसको लर्न आप कर लेना। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद में एनबीएफसीज और ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज आइटम्स कंप्राइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इंस्टेड ऑफ शोइंग दोज ओनली एज अ पार्ट ऑफ द नोट्स। एनबीएफसीज को अपने स्टेटमेंट्स में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर करना है उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी डिस्क्लोज करना है और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी डिस्क्लोज करना है, कि कौन से आइटम्स अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गए और कौन से आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में गए। लेकिन दूसरी जो कंपनी है वो केवल नोट्स के थ्रू वो डिस्क्लोज करती है, दूसरी कंपनी सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करके लिखती है, लेकिन एनबीएफसी को दोनों में स्प्लिट करना है। ठीक है, उसके बाद में सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल विच हैव अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट इम्पेयर्ड। अगर कोई ऐसा ट्रेड रिसीवेबल है जिसमें क्रेडिट रिस्क का सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया, मतलब मान लीजिए विजय माल्या है और आज हमको मालूम पड़ता है कि विजय माल्या बैंकरप्ट हो गया, तो क्रेडिट रिस्क कितना बढ़ गया। क्रेडिट रिस्क मतलब ऐसा रिस्क कि हमारा पैसा वापस नहीं आएगा। जैसे आपका सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया क्रेडिट रिस्क में, या फिर वो जो ट्रेड रिसीवेबल है वो क्रेडिट इम्पेयर्ड हो गया, मतलब उसने हाथ खड़े कर दिया, वो पैसा नहीं देने वाला है। अगर ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क होता है तो वैसे ट्रेड रिसीवेबल को आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। ठीक है, और ये एफ पॉइंट आपको काटना है। तो डिफरेंसेस में हमने 4 पॉइंट पढ़े। एक पॉइंट तो था कि 1% ऑफ द टोटल इनकम वाला एक पॉइंट था। ठीक है, उसके ऊपर एक पॉइंट था कि लिक्विडिटी के इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एनबीएफसीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज बैलेंस शीट के आइटम्स। ठीक है, उसके अलावा एक एलएलपी को लेके पॉइंट था कि एलएलपी में अगर आपका कोई डायरेक्टर एलएलपी का पार्टनर वगैरह है तो वैसे रिसीवेबल्स को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। उसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का एक पॉइंट था कि एनबीएफसीज को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दोनों दिखाना पड़ता है पीएनएल के स्टेटमेंट, पीएनएल के फेस पे, मतलब टॉप शीट पे। और लास्ट पॉइंट था कि अगर कोई ट्रेड रिसीवेबल है जिसका सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क है या फिर क्रेडिट इम्पेयर्ड है तो उसको भी आपको सेपरेट डिस्क्लोजर करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे आपका एनबीएफसी का चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एनबीएफसी का चैप्टर प्रॉपरली। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लर्न करने का भी ट्राई कराया है। अब यहाँ से आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली लर्न करने के लिए, और ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, इस पे एक 4 रिविजन लेक्चर भी आपको मिलेगा जो कि हाफ एन आवर 45 मिनट्स में पूरा एनबीएफसी आपको रिवाइज करवा देगा और आपको उसका अनलिमिटेड एक्सेस है। ठीक है, थैंक्स फॉर watching. Thank you.